नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक देश, एक विधान, एक चुनाव, एक टैक्स, ये एक सपना है। एक देश एक विधान का सपना, एक देश एक निशान का सपना लगभग पूरा हो चुका है। एक टैक्स का सपना भी पूरा हो चुका है। तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। तो इसका जवाब है मोदी सरकार। जी हां, पहले जीएसटी लागू कर एक टैक्स के सपने को पूरा किया, फिर 370 का खात्मा कर एक निशान के सपने को भी पूरा किया, और अब बारी है एक देश एक चुनाव की। पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा। मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यह संभव ही नहीं है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन इस बीच बीजेपी को बसपा का साथ मिल गया। पार्टी की मुखिया मायावती ने पोस्ट कर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का सपना वन नेशन वन इलेक्शन पूरा हो पाएगा या नहीं? यह तो वक्त बताएगा। चर्चा हम आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ निशा चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी की। निशा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूजा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। मनीष जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत मनीष जी आप ही से करेंगे। अगर देश एक सपना देख रहा है कि एक देश एक चुनाव हो, तो इसमें लोगों को दिक्कतें क्यों शुरू हो जाती हैं? मनीष जी, आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, मनीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निशा जी, तब तक आपके पास आते हैं। केंद्र की सरकार ने मुहर लगा दी है। आरएलडी का क्या रुख है? क्या देश में एक देश एक चुनाव जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए या नहीं? जी अभिषेक जी, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल यही सहमति है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि इस निर्णय से देश का पैसा भी बचता है, देश की मेहनत भी बचती है, समय भी बचता है। और इस पर बहुत समय से ये पेंडिंग था ये बिल आना, लेकिन अब उस दौर में एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी इस बिल को लेकर के आएगी, और ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इसमें साथ देगा तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो देश का भला चाहते हैं तो मुझे लगता है इसमें सभी पक्षों को, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर इस बिल को पास कराना चाहिए, क्योंकि देश हित के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठ करके लेने चाहिए, और ये कुछ फैसला ऐसा ही है जो देश हित के लिए एक सबसे बड़ा कदम होगा। जैसे और बहुत सारे निर्णय पीछे हुए हैं, इतिहास की तरफ हम देखें तो जो कहते थे कि ये होना नामुमकिन है, पर वो मुमकिन कर दिए, धारा 370 जैसे फैसले, और आज उनका परिणाम देखिए तो देश की हित की तरफ उसका परिणाम जा रहा है, वो भलाई के लिए लिया गया। आज जम्मू कश्मीर में इतनी शांति के साथ चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज देखिए, इतनी अच्छी परसेंटेज वोटिंग हो रही है वहाँ पर, जो उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और वो भी बिना किसी ऐसे दंगे और फसाद के। बिल्कुल शांति से वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, मतदान हो रहा है, और देखिएगा अंजाम भी बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी तरीके से अगर हम एक चुनाव एक देश करते हैं तो इसके लिए ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा फैसला जो देश हित के लिए जरूरी है उठाना। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया और केसी वेणुगोपाल का बयान आया, जिसमें उनका ये कहना है कि ये प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं।
अभिषेक जी देखिए, ऐसा होता है, विपक्ष अगर ये बातें करता है, चाहे खड़गे जी हों चाहे दूसरे नेता हों, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जो इन्होंने कहा कि ये संभव है। इसका मतलब है मोदी सरकार, एनडीए सरकार हर वो काम कर रही है जो इनकी नजरों में असंभव था। यानी कि देश को अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं वो भी इनके लिए संभव है, लेकिन संभव हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए सरकार द्वारा जो इनके लिए संभव थे, अब संभव हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल का तो बिल्कुल इस बात में सहमति है और हम खुश हैं इस बात से कि ये बिल कैबिनेट में आज निकल करके आया, कैबिनेट की सपोर्ट इसको मिल गई है और आगे ये बहुत जल्दी पास होने के लिए सरकार इसको आगे लेकर के आए अगले सेशन में। तो इस सत्र में जब ये बिल पास हो जाएगा तो मुझे लगता है देश की जनता बहुत खुशहाल रहेगी और उनका जो पूरे साल एक चलने वाला प्रोसेस था वो एक बार में करके नेताओं को भी काम करने का समय मिलेगा, देश इससे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय मुझे लगता है अभिषेक जी जनता के हित में हो, चाहे वो कितने ही कड़े फैसले हों, कितने ही नामुमकिन लगते हों, मुझे लगता है उनको मुमकिन बनाना ही सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो प्रायोरिटी आज इस एनडीए सरकार की है। तो राष्ट्रीय लोकदल बहुत अधिक खुश है इस बात से और सहमत भी है कि ऐसा कुछ निर्णय होगा तो बहुत पूजा जी, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देश में एक साथ सारे चुनाव होने चाहिए या नहीं? अभिषेक जी आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। इको हो रही है आवाज। पीसीआर प्लीज इसको देखिएगा, आवाज इको हो रही है पूजा जी की। दिखवाते जी अभिषेक जी जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि देश हित में मतलब लंबी लंबी बातें करना बड़ा आसान होता है। ये बता सकते हैं कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लागू हो सकता है। आपको भी पता होगा अभिषेक जी, ऐसा नहीं कि देश में पहली बार जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। 1952 और से लेकर 1967 तक ये प्रयास भी किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन हो सके और आपको पता है कि नहीं हो पाया हुआ था। इन्होंने कहा कि देश हित के लिए हो रहा है, तो मुझे ये बता दें कि अगर सेंट्रल में जब चुनाव होंगे इकट्ठे पूरे देश में होंगे तो क्या आपको लगता है कि रीजनल जो मुद्दे हैं जो विधानसभा में होता है, विधानसभा के समय जो मुद्दे होते हैं क्या वो मुद्दे रहेंगे जो नेगलेक्ट हो जाएंगे? अभी तो सरकार के ऊपर प्रेशर रहती है कि अभी भाजपा की सरकार है, उनको फिर हरियाणा में जाना है, जवाब देना है जनता को, फिर उनको महाराष्ट्र में जवाब देना है, उनको जवाब देना पड़ता है। नहीं, इसमें पूजा जी आपने जो बात कही कि 52 से 67 तक प्रयास हुए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन 52, 57, 62, 67 4 बार हुए हैं चुनाव एक साथ सभी और वो सक्सेसफुली हुए हैं। अभिषेक जी बिल्कुल, आपको पता है कि अनसक्सेसफुल क्यों हो रहा? क्योंकि आपको भी मैंने पहले ही बोला कि अगर ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा ये भी अब आप क्लियर बताइए कि क्यों रहा। पार्टियों में तोड़फोड़, सरकारों को गिराने के प्रयास, राष्ट्रपति शासन लगाना, ये सारी चीजें शुरू हुई तो फिर वो असंभव हुआ। तो ये किसने किया? अभिषेक जी राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन कब लगता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो चीजें चल रही थी उसमें ऊपर नीचे क्यों किया गया? जो इलेक्शन 72 में होने थे उससे पहले क्यों करवाए गए सारी चीजें? जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी फेल होंगी तो क्या होगा? अब बताइए, वहां पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहीं पे फेल हो जाती है किसी राज्य में तो क्या करेंगे आप? अभिषेक, तो हम उसे सुधारने की कोशिश ना करें? अगर वहां पे लेजिस्लेशन कैसे सुधारने की कोशिश करेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन, आप जो है जब इलेक्शन हो रहे थे आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, आपसे एक इतना लंबा चौड़ा आपने समय लिया, इतने चरणों में चुनाव कराया, अभी भी इतने चरणों में आप चुनाव करा रहे हैं और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब टारगेट ही ऐसा है कि कन्फाइंड हो सके, जब तक हम पावर में है कि इतना कन्फाइंड हो जाए कि जो रीजनल मुद्दे हैं वो सबसाइडेड हो जाए और हम जो है पूरी तरीके से एक इलेक्शन होता रहे, पूरे देश में इकट्ठे होंगे। तो लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, रविदास मेहरोत्रा, वो तो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आप ही के पार्टी के हैं। ये उनका अपना पर्सनल विचार होगा, हमारी पार्टी का विचार नहीं है अभिषेक जी। नहीं तो मतलब विधायक बोल रहे हैं उनकी बात हमारी पार्टी का विचार तो नहीं, ये मैं प्रवक्ता होकर कह रही हूँ आपको कि जो समाजवादी पार्टी वो उनका पर्सनल विचार हो सकता है। विधायक है जिस क्षेत्र को उनको लगता होगा कि हाँ ये सही है, पर ये समाजवादी पार्टी का जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट। प्रभात जी हमारे साथ है। प्रभात जी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, देखिए आप लोगों की सरकार थी, 52, 57, 62, 67 हुए, एक साथ चुनाव हुए सारे। अब आप लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है, क्यों सर? सबसे पहले आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। हाँ। इस 52, 57, 62, 67 की आप बात कर रहे थे, हाँ। उस वक्त
विपक्ष के साथ वैचारिक मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता, विपक्ष को दुश्मन नहीं माना जाता था, विपक्ष से विचार लिया जाता था और उन विचारों को सरकार अपने जो कार्य होते थे, जो इम्प्लीमेंटेशन होता था, उसमें रखती थी। हाँ। आज स्थिति क्या है? आज देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर कहते हैं कि विपक्ष दर्शक दीर्घा में नजर आएगा। 24 के चुनाव से पहले की बात करते हैं, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। हमने तो कभी आज तक ऐसा किसी विपक्ष के बारे में नहीं कहा। मौजूदा दौर की जो सरकार है उसकी जो स्थिति है, अब उससे भी एक कदम आगे, मैं आज डिबेट का मुद्दा नहीं है वो, लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं, आज विपक्ष के नेता को, जो सदन में विपक्ष के नेता है, उनको कहा जाता है कि उनका जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देंगे। रुकिएगा एक सेकंड, आशा करता हूं एक सेकंड मेरी भी सुनिएगा। आप ही की उनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी दादी का हाल हुआ वही हाल करें। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग बोल रहे हैं। तो जब स्थितियां इस कदर बिगड़ी हो, और दूसरी बात, क्या गलत कहा खड़गे साहब ने? भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश था। हमारी भेष भाषा जो संस्कृति है वो जगह जगह पे भिन्न है। साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, बट एक तिरंगे के नीचे एक संविधान को मान करके हम सब साथ हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या किसी कारणवश अगर किसी स्टेट में मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाएगी तो आप क्या करोगे? उसको भी यूटी बना दोगे? ये बिल्कुल, आप एक चीज समझिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। आने वाले दिनों में वन नेशन वन सिलेक्शन की बात ये करना चाह रहे हैं। आज इनसे पूछा जाना चाहिए कि खाद्य तेलों का दाम इतना क्यों बढ़ा, महंगाई इतने चरम पे क्यों है, बेरोजगारी की स्थिति जो है। लेकिन ये सवाल ना उठ पाए, इसलिए ये लटकाने भटकाने अटकाने का काम करते हैं। इनका पुराना रोजगार तो विपक्ष भी जानती है, देश भी जानता है ये चाहते क्या है। आज हरियाणा में इनसे पूछा जा रहा है 10 सालों के बारे में। कश्मीर की जनता आज वोट के माध्यम से इनसे पूछ रही है कि आपने हमारे साथ 10 वर्षों में ऐसा विश्वासघात क्यों किया? उसी कश्मीर के लिए जब 370 हटाया जा रहा था, उसका भी विरोध किया गया था। आज देखिए आप 60% वोटिंग हो चुकी है 5 बजे तक। अभिषेक जी, 370 हटाने और लाने की जहां तक बात है, हाँ। ठीक कहा हमारे समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हमारी बहन बैठी है, हाँ। कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रियाएं होती, ये आपको भी पता है, देश भी जानता है, ये मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। सर, तो उसमें अमेंडमेंट करेंगे, क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट करेंगे। खड़े किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। जब इनके पास में 323 की मेजोरिटी थी, तब तो इन्होंने ये प्रस्ताव किया नहीं। हाँ। आज जब ये मेजोरिटी से खुद नीचे है, तब ये प्रस्ताव दे रहे हैं। इसका मतलब समझने की आवश्यकता है, और देश समझ रहा है कि ये इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ भटकाने की है मूल मुद्दों से, जो जनता का मुद्दा है, जो महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है प्रकाश जी, आप लोग सिर्फ मुद्दे से भटकाने का मुद्दा। ठीक है प्रकाश जी, आप लोग सिर्फ मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास बहुमत था अपने दम पर, तब आप लोगों ने नहीं किया, और जब आपके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, तब आप लोग ये कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर चीज जो कांग्रेस से है, अब ये सामने में स्थिति को देखते हुए भी अगर उसको सच नहीं देखना चाहे तो कौन दिखा सकता है? देखने वाली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा कब हुई, कमेटी कब बनी, उसकी अभी जरूरत क्या है, और ओवरऑल देश का क्या विकास होगा। देश को हर समय हम इलेक्शन मोड में नहीं रख सकते। हमें देखना होगा कि ओवरऑल जो भी हमारा एस्पेक्ट है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि देश के हर समय कोने में इलेक्शन होता रहे। भाई, केंद्र का मामला है, केंद्र के बाद राज्य का मामला है, राज्य के बाद मान लीजिए जिले का मामला है, जिले के मामले पंचायत का मामला है। देश में हर समय किसी न किसी जगह इलेक्शन होता रहता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नेशन की जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां सिर्फ हम जो है अपने विकास को, स्पीड को धीरे कर रहे हैं, जब पूरा विश्व है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत की ओर देख रहा है। और ये आकलन वर्ल्ड के बाकी देशों में देखिए क्या हो रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इतने बड़े देश को अगर हमें एक सूत्र में बांधना है, इलेक्शन करना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन आज की डिमांड है, आज का कंसर्न है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको और बेहतर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। अब दिक्कत क्या है विपक्ष की, कि जो एक समय तक खुद इलेक्शन करवाते थे, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक पार्टी बनाने के लिए जो आज तक बनी हुई है, ये ऐसे हर चीजों का विरोध कर रहा है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, देश को मतलब पीछे ले जाए। और पिछले 10 सालों में, 11 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
भाजपा सरकार के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जिस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, जिस लेवल की विकास योजनाएं हुए हैं, तब डेटा गवाह है। ये डेटा क्यों नहीं स्टडी करते हैं? लेकिन वो उनका देखिए कंसर्न, में देश को डेवलप करें, ये हमारा कंसर्न। ठीक है प्रकाश जी, ये तो सही है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप एक चुनाव, एक देश एक इलेक्शन नहीं चाहते, एक देश एक सिलेक्शन चाहते हैं। देखिए सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन जनता करती है। जनता के बीच में जाके अगर आप अपना मुद्दा नहीं रखना चाहते हैं, भाई तमाम इलेक्शन से इनके वोट शेयर कहां पहुंचे हैं, ये अपने हिसाब से हास्यास्पद है। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि ये दिल्ली में गठबंधन कर रहे थे कांग्रेस के साथ में और आम आदमी पार्टी का, पंजाब में अलग लड़ रहे थे, टीएमसी के साथ ये अलग लड़ रहे थे और बोले हम इंडिया अलायंस है। हाँ। जनता को भ्रम कर रहे हो, जनता है सब जानती है, जनता को अपने राइट्स का पता है। इन्होंने तो जनता की बुद्धि पे सवाल खड़ा रखा है, इन्होंने जनता को गलत समझा हुआ है। ठीक है प्रकाश जी, आते हैं फिर से आपके पास। ठीक है, आपके पास फिर से आते हैं। प्रतिक्रियाएं कुछ आई हुई हैं, वो सुनवाते हैं, उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आता हूं। ये बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूँ क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई। मनीष जी, अब आपके पास आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे, जीएसटी नहीं लागू हो सकता है, संभव ही नहीं है, ये असंभव है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लागू हो गया जीएसटी में, भले ही संशोधन करने पड़े। 370 ये तो हट ही नहीं सकता है, कितनी बार भी मोदी पीएम रह ले, संभव ही नहीं है, वो भी हटा। राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता है, आप कुछ भी कर लो, बन गया राम मंदिर पे। तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं? अभिषेक भाई, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर बैठे सभी मौजूद पैनलिस्ट एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है, ये बाद की बात है। मेरा सबसे पहले प्रभात है कि अगर ये क्या ये देश है कि नहीं? अरे भैया, जब पक्ष की चिंता में कांग्रेस में हिंदू राष्ट्र सेकुलर पूरे देश का आंदोलन जा रहा है, हो सकता है पूछना से पहले ये दो प्रधानमंत्री आए संभव है, क्या ये हो सकता है कि नहीं है? कि कैसे देश के डिसीजन राजनीति के नहीं जोड़ रहे हैं, कैसे मनीष जी,
थोड़ी सी ऑडियो में समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो में थोड़ी सी समस्या आ रही है तब तक। अब निशा जी देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष यही कह रहा है ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार घिर रही है, तो ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना है, इस वजह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। अभिषेक जी, आपने अभी 3-4 उदाहरण दिए कि बहुत सारी चीज़ों के लिए विपक्ष पहले भी बोल रहा था कि यह असंभव है। धारा 370 हो गई, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, जीएसटी हो गया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो हो चुके हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम भी 100% संभव हो पाएगा। पहले नीयत होती है, फिर उस पर एक्शन होता है। अगर उसकी तरफ हम, आपकी अगर इच्छा है कि देश को आप बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, आप देश हित में कोई कदम उठाना चाहते हैं, देश हित में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, देश हित में कोई बिल पास करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले उस इच्छा पर कार्य शुरू होता है। तब इन सब चीज़ों पे भी वर्कआउट किया जाता है कि ये संभव कैसे होगा, ये ग्राउंड पर कैसे उतारा जाएगा। तो आज माननीय मोदी जी ने इस पर भी होमवर्क किया हुआ है, सरकार ने इस पे होमवर्क किया हुआ है, तभी उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में जब ये होगा तब विपक्ष फिर इस पर भी चुप बैठ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो लगता है विपक्ष जो उठाता था वो था धारा 370, जिसके लिए कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा। आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ? मुझे लगता है उससे ज़्यादा अमन और चैन आज हर जगह पर है। जम्मू कश्मीर में घाटी बिल्कुल शांति से जीवन जी रहे हैं लोग। पहले क्या होता था और आज क्या होता था, अभिषेक जी आप देख लीजिए। तो आज का जो ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, आज टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी काम को ये बोलना कि ये संभव है, ये अपने आप पर एक सवाल खड़े करना है। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी कार्य संभव है अगर वो देश हित का है तो, अगर आपकी नीयत सही है तो। जिस नीयत के साथ आज काम किया जा रहा है उसी तरीके से इसको लागू भी किया जाएगा, ये आ भी जाएगा। और इस पर मुझे लगता है जनता सबसे ज़्यादा खुश होगी। आप देखिए, खुद समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो आप बता रहे हैं कि पहले मंत्री रहे हैं, अगर उनका व्यक्तिगत आप कह रहे हैं, आप पार्टी कह रही है व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका अपना विचार अगर ये आया है कि हाँ ये होना चाहिए और इसकी फेवर में आया है, तो इसका मतलब आप है लोगों का समर्थन मायावती ने भी किया है। मायावती जी ने भी इसका फेवर कर दिया। तो मैं तो कहती हूँ कि और भी जो पार्टी बची है सभी को इसका फेवर करना चाहिए, यदि वो देश से प्यार करते हैं। अगर उनके लिए देश सर्वोपरि है, देश हित के लिए राजनीति कर रहे हैं, या अपने परिवार या अपने आप को चलाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर देश हित के लिए वो कर रहे हैं तो जरूर इसके पक्ष में बैठेंगे और कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है पूजा जी, अब आता हूं, प्रभात जी आता हूं। पूजा जी, अब देखिए मनीष जी की आवाज जरूर कट रही थी, लेकिन इतना मुझे जरूर समझ आया कि होगा या नहीं होगा वो भविष्य की बात है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या देश में एक साथ एक बार सारे चुनाव हो जाए? होना चाहिए या नहीं? अभिषेक जी मुझे लगता है वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए देश में एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। IDFC की 2015 की रिपोर्ट बताती है इंस्टीट्यूट की कि अगर जो है एक साथ चुनाव होते हैं तो वो जो है पॉसिबिलिटी है कि 77% चांसेस बनते हैं कि जो सेंटर में गवर्नमेंट चुनी जाएगी वही स्टेट में भी चुनी जाएगी। और अगर हम बात कर लेते हैं 2018 की, 2018 में जो है भारत विधि आयोग जो कि लीड किया था जस्टिस DS चौहान ने, उन्होंने ये कहा था कि अगर अपनी रिपोर्ट में कि अगर जो है हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात करना चाह रहे हैं तो पहली बात तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और हम डिस्टर्ब करेंगे ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट और उनके जो अगर संविधान में अगर संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब देश हित में है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देश हित में खर्च जितना होता है, अगर वो खर्च कम होता है तो क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, अगर हम 10 बार कहते देश हित में तो क्या चीजें देश हित में हो जाएंगी? अगर एक स्टेट का जो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या पूरे देश में चुनाव कराने लग जाएंगे? आपको लग रहा है आसान लग रहा है कि एक ही थोड़े आर्टिकल आपको चेंज करने हैं। आपको कमिश्नर की जो राइट्स के लिए वो भी चेंज करने पड़ेंगे, आपको जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो भी चेंज करने पड़ेंगे, जो बाई इलेक्शन के लिए आर्टिकल बने वो भी चेंज करने पड़ेंगे। आपको जो चुनाव अलग अलग होते चले उनके जो टेन्योर है वो टेन्योर के जो आर्टिकल बना हुआ वो आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 1951 चेंज कर देंगे बस चेंज हो जा रहा है, आर्टिकल्स इतने चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप अगर कहते ही रहे कि मान लीजिए एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में एक स्टेट का डिसोल्यूशन हो गया, मान लीजिए जितने भी हमारे स्टेट में, तो मतलब आपके अनुसार ये होना ही नहीं चाहिए, देश में ये होना ही नहीं चाहिए।
मतलब क्लियर है। वर्तमान की परिस्थिति में एक और जवाब देना चाहता हूँ। परिस्थिति नहीं, ये आज नहीं हो रहा है। 29 से इसकी अगर प्रयास भी होंगे 29 से बोलना चाहूंगी। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप ले लीजिए। बार बार कहा जा रहा है 370 प्लीज उसको क्लियर किया करिए। 370 35A 370 नहीं। और अगर इतनी ही शांति थी तो आपको 10 साल क्यों लग गए चुनाव कराने में? आप मुझे एग्जांपल देते चले जाइए ना, तब तक बात करते चले जाइए कि कहाँ से क्या किस तरीके से होता चला आ रहा है। 370 आर्टिकल 370 कब इसे डिसॉल्व किया गया? कब डिसॉल्व किया गया मैम? कब डिसॉल्व किया गया? आप जो है लैंड लेकर के, पूजा जी कब डिसॉल्व किया गया? 10 साल लग गए चुनाव करवाने में। 370 हटाने के बाद 371 अभी तक कितने सारे स्टेट में लगे हुए हैं, कितने साल जानकारी होगी। तो ये तो 5 ही साल लगे ना। देश हित में नहीं हो जाती हैं। आप देश हित में कृत्य करेंगे तब देश हित में हो जाएगी। भाजपा की मंशा पे तो शंका है, इनकी कहाँ देश हित में कृत रही है। हालांकि परिवार बात पे आ जाते हैं, मैं डिरेल नहीं करना चाहती, कभी डिबेट को नहीं बढ़ना। इनके वहाँ पे जिस तरीके से अभी हरियाणा में टिकट दिए हैं बेटियों को, प्रकाश जी उसकी लंबी लिस्ट है। आपकी मंशा पे ही शक है सबको कि आपकी मंशा सही नहीं है। देखिए, मुझे हंसी आती है इनकी बात पे, बेवकूफी पे, मूर्खता पे कि एक पूर्व राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के चेयरमैनशिप में कमेटी गठित हुई, ओपन पब्लिक के बीच में गया। अगर इनके समर्थन में लोग होते हैं, इनका समर्थन जनता के बीच में होता, वो इनके पक्ष में बोलते, अपने पॉइंट्स कंसर्न रेज करते कि साहब ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब हमारे पूर्व न्यायाधीशों के पास में गया, उन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे हैं और तमाम जनता के बीच में जो एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो, क्या इसमें सुझाव आने चाहिए, क्या तरीके आने चाहिए, उसके बाद तमाम एक पूरा लेट डाउन प्रोसेस होने के बाद में ये कंप्लीशन की और आया है और उसके बाद ये पेश किया गया है कैबिनेट में, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और जिसमें एक तरह से समझ लीजिए कि जनाधार है, जनमत संग्रह की तरह लोगों के बीच में जाके ओपन नेटवर्क के माध्यम से, मेल के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से इस पे कंसेंट लिया गया है, जिसमें मासिस ने मतलब पूरी तरह से पूर्णता से इसमें समर्थन दिखाया है। और उसको अगर विपक्ष इतनी बेवकूफी बड़ी बचकानी बातों से काउंटर कर रहा है तो मैं हंसने के सिवा और क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जहां देश खड़ा है, जहां हमें देश को ले जाना है, ये सब लोग कह रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कराना, बार बार उसमें जो है चुनाव आचार संहिता लागू करना, इससे हमारा विकास कार्य बाधित होते हैं। जो हमारी विकास की गति होनी चाहिए वो द्रुत गति से नहीं भाग पा रहा है। तो उसके लिए वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हम अपने डेवलपमेंट को स्पीड दे पाएंगे, दुनिया के बड़े राष्ट्रों के बीच में तुलना कर पाएंगे। जो डेवलपमेंट हमें 30 साल 40 सालों में करना है हम 10 साल 15 साल में कर पाएंगे। लेकिन अब होता क्या है कि जब मुद्दा कोई सुनना ना चाहे, कोई समझना ना चाहे, तो किसी को अगर कोई आँख जो खोल के सोने की नाटक करे तो उसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, प्रभात जी अब बोलिए। जी आशा करता हूं कि थोड़ा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले मैं अपनी बहन का जवाब दूं, आरएलडी की जो प्रवक्ता है, इन्होंने परिवारवाद 3-4 बार बोल दिया। अब हास्यास्पद यह है कि ये उस पार्टी की प्रवक्ता बता रही है जो कथाकथित परिवारवाद से ही आए हैं। खैर, आपने भी 2-3 बार बोला जीएसटी नहीं होगा, फिर जीएसटी हो गया, राम मंदिर नहीं होगा, राम मंदिर हो गया। जीएसटी का विरोध सर्वप्रथम गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ही किया, शायद आप पता कर लीजिएगा। प्रभात जी मैं जरा सा आपको रोक रहा हूं, जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं सीधे आपके पास ही आता हूं, ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभात जी अब बोलिए। मनीष जी आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। मनीष जी अब बोलिए। तो जैसा कि अभिषेक भाई मैं कह रहा था, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। मेरी निजी तौर पर राय ये है कि ये प्रक्रिया देश के हित में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देश के हित में अगर ये तय हुए देश हित में है तो फिर क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या डीएमके, क्या अन्ना डीएमके सभी लोग इससे सहमत होंगे तो इसके फेवर में कहां आगे बढ़ेंगे। जब एक बार एका हो जाए घर परिवार में तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब पक्ष विपक्ष अगर दोनों ये चाहते हैं देश का विकास हो तो निर्णय लेना है तो ले लिया जाएगा। मानो आज अगर पाकिस्तान से हमें युद्ध हो जाए तो विपक्ष सब एक हो जाएंगे तो जबरदस्त हम फाइट देंगे। ऐसे ही
विपक्ष को पहले यह तय करने की जरूरत है कि ऐसा करना देश हित में नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा कर दिया, देश हित में हुआ, तो कहीं मोदी जी को क्रेडिट ना चलाया जाए, इसलिए इसको रोकने का प्रयास होगा। इसलिए इस बात को नेग्लिजेक्ट किया जाएगा कि नहीं, ये देश हित में नहीं है। मैं समझाता हूं कि अभिषेक भाई कि कैसे ये प्रपोजल देश के हित में है। अब देखिए होता क्या है, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर कहीं ना कहीं इलेक्शन है। तो इलेक्शन है तो एक अलग तरीके की टेंशन है देश में। ठीक है, शेयर मार्केट में उसको फर्क पड़ता है, उस राज्य में पर्टिकुलर सेल परचेज इफेक्ट होती है, बिजनेस डिले होता है, वहां के सरकारी कर्मचारी डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग बिजी रहता है, फिर राजनीतिक फैसले जो है। लेकिन मनीष जी, जो पूजा जी का डर है, जो पूजा मिश्रा जी का डर है कि अमूमन ये होता है कि अगर केंद्र में जो सरकार आ रही है, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो केंद्र में जो सरकार आ रही है, राज्यों में भी उन्हीं की सरकार आ जाती है, तो ये डर का इलाज कैसे होगा? हालांकि पूजा जी को ये देखना चाहिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने अच्छा किया है, विधानसभा में शायद उनकी सरकार आ जाती। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय जो दल है, जिन दलों की हैसियत एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की नहीं है, उनको तो डरना है कि उन्हें लगता है हमारी पावर कमजोर हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश, मानो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बड़ी पार्टी है, हम चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अलग हो ताकि हम नेगोशिएट कर सकें, हम सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। दरअसल इसी ब्लैकमेलिंग से तो बचना है। आज इस समय विपक्ष में सब नेता हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो सकते क्योंकि उन सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, है ना। तो कोई कहता है यादवों को पिछड़ा बना दो, कोई कहता दलितों को वर्गीकरण मत करो, तो सबके अपने अपने लाभ हानि है, जिसकी वजह से देश के विकास में बड़े फैसले हो नहीं पा रहे। बड़े हमें समझने की जरूरत है कि अगर एक बार चुनाव हो गया, अमेरिका में कितनी बार चुनाव होते हैं? एक बार चुनाव होता है, बिल्कुल, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, 4 साल सिर्फ बिजनेस होता है। यही वजह है कि आज अमेरिका राजनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर विश्व का और खेलों के तौर पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो वही अगर भारत को करना है, दुनिया के मैक्सिमम देश जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां एक बार ही चुनाव होते हैं। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पे इस तरीके से प्रक्रिया है ही नहीं। तो अगर उस दिशा में सोचा जा रहा है तो उसमें भी अगर दिक्कत हो रही है। प्रभात जी, अब बोलिए। जी, आशा करता हूं कि कम से कम टोका टाकी नहीं होगी। सबसे पहले मैं अपनी बहन के बात का जवाब देता हूं। परिवारवाद का तो मैंने बता दिया, जीएसटी की बात आपने भी कहा। जीएसटी में खुद सरकार कंफ्यूज है। आप सोचो, मिठाई पे 5%, नमकीन पे 12%, प्लेन बन पे 0% और उसमें क्रीम लगा दो तो 18%। तो ये तो इनका सिस्टम समझ से परे है। जीएसटी का राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया क्या? अगर इसमें से बैठे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो तो मैं चाहता हूं बोलने। देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर बना, तो कम से कम क्रेडिट की बात मनीष भाई बोल रहे थे, बड़े प्यारे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये बड़े आराम से चीजों को मक्खन लगा रहे थे। विपक्ष से क्या अपेक्षा करते हो आप कि आप विपक्ष मुक्त देश की बात करो और विपक्ष आपको सर मत्थे बिठाए? आप विपक्ष पर एलिगेशन लगा के जेल भेजो, विपक्ष आपके हर बातों का सर झुका के इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं चलेगा मनीष भाई। और आइए आज जिसकी बात जी, अब आगे बढ़े उससे पहले एक चीज, आपने कहा कि कोई टोका टाकी नहीं, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका। जीएसटी रोक रहे हैं, प्रभु बोल तो लेने दीजिए पूरी बात। हाँ नहीं, आगे फिर बोल लीजिएगा। जीएसटी देश में लागू हुआ या नहीं हुआ? प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं कि उसमें 5% या 10% या 28% वो हो सकते हैं, लेकिन जीएसटी लागू हुआ या नहीं? जीएसटी की हालत आपको जीएसटी, अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल पता है लागू हुआ, हाँ या ना? विपक्ष की छोड़िए, अरे उसका विरोध आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री अभी है, पहले गुजरात के सीएम थे, उन्होंने विरोध किया था, बिल्कुल विरोध किया था। लेकिन आप मुझे बताइए जीएसटी लागू हुआ या नहीं? हाँ या ना? मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता रहा हूं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, जीएसटी लागू हुआ या नहीं हुआ? विपक्ष शासित प्रदेशों को छोड़ दीजिए, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। भाजपा शासित प्रदेश ही अपना रिफंड मांग रहे हैं, उनको भी रिफंड नहीं किया जा रहा। अरे सर, मैं पूछ रहा हूं, सिस्टम ही कोलैप्स कर रखा है वहां। वो अलग विषय है, वो अलग विषय है कि उसकी खामियां हैं, उसे दूर की जा सकती हैं। लागू हुआ या नहीं हुआ? मैं मुद्दों से भटकता नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा, मैं बिल्कुल मुद्दे पे ही हूं। आपने जीएसटी, फिर वही चीज,
जीएसटी वो का नहीं देंगे आप। जीएसटी लागू हुआ या नहीं हुआ? अरे आ रहा है उस पे, मैंने भी तो पूछ दिया आपसे। वही तो मैं कह रहा जीएसटी का हूं। भी implement- अरे सर उसमें ना, कमियां GST हो कैसे, सकती किस हैं, ढंग से चाहते कमियां हैं? हो सकती ऐसा ही हैं। चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अरे सर उसमें कमियां हो सकती हैं, तो वही तो कह रहा हूं सर, घर में जब हम अपने घर में रिनोवेशन अब मैं करते बता रहा हैं, हूं कमियां। रिनोवेशन वन करते हैं तो नेशन उसमें वन 56 इलेक्शन कमियां की होती हैं, कमियां 50 दूर होती हैं, 6 रह जाती हैं, फिर आगे उसको करते हैं, यही तो होता है। भाजपा के प्रवक्ता या उनके सहयोगी बोलते हैं तब तो आप बिल्कुल नहीं बोलते। अरे सर मैं बिल्कुल पूछिए बोल, प्रश्न, फिर यही आपसे दिक्कत, कहें। प्रश्न मैं बिल्कुल मैं पूछता बताता हूं, लेकिन गुजरात का ढोकला, अरे रुक जाइए 10 सेकंड दे दीजिए प्रभु। गुजरात का ढोकला बंगाल के लोगों को खिलाने का प्रयास करोगे, बंगाल की मछली गुजरात में लाके खिलाने का प्रयास करोगे, दोनों जगह दिक्कतें आएंगी। आप इस भारत के नेचर को और इस डेमोक्रेसी के नेचर को समझिए, ये नेचर ऑफ डेमोक्रेसी से खिलवाड़ है। आप संघवाद की बात, आप कहते हो कि विकसित देशों में तो होता एक साथ इलेक्शन होते हैं, वहां की जो डेमोक्रेसी है और भारत की जो डेमोक्रेसी है दोनों डिफरेंट है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को पढ़ा हूं और खासकर डेमोक्रेसी को। चलिए आपने आप जीएसटी दूसरी बात आइए। का क्या बोला, आप संघवाद जीएसटी की खत्म करना समस्या। चाहते हो? स्टेटहुड का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब एक चीज, राम मंदिर का आपने बोला, राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, लेकिन कांग्रेस ही कहती रही कि वो बीजेपी का मंदिर है। यही अभिषेक जी बीजेपी का अरे मंदिर है। कांग्रेस ही नहीं गई। बीजेपी का मंदिर है, मंदिर की कांग्रेस ने कब कहा? अरे सर प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई नहीं गया आप लोग। वो कार्यक्रम भाजपा का था, ये बोला कांग्रेस ने। ये नहीं तो बोला वही कि तो है, आप लोगों ने वो वीएचपी का कार्यक्रम बता दिया। क्यों नहीं गए सर? वो राम मंदिर देश का था, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बना था, वो कोई बीजेपी थोड़ी बनवा रही थी। अरे तो कार्यक्रम तो बीजेपी चल रही थी। अरे वो उस ट्रस्ट का कार्यक्रम था, आप लोगों ने वीएचपी का बता दिया। जो मां का आशीर्वाद लेने चाहते चलिए अब इसीलिए उसके बाद अब वापस आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। आपने उसका जिक्र किया, इस वजह से मैंने बोला। ठीक है, अब मनीष जी बोलना चाह रहे थे, जल्दी से मनीष जी बोलिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मनीष जी, मैं छोटा सा प्रश्न ये पूछ रहा हूं प्रभात जी से, एक चैलेंज के साथ पूछ रहा हूं। प्रभात जी सिर्फ ये बता दें जीएसटी की 3 कौन-कौन सी कमियां हैं, बस ये बता दें। अरे पूरी कमियां बताता हूं प्रभु, मेरे को उसमें वो भी कमियां अभिषेक जी आप बता दीजिएगा। 3 प्रश्न पूछा है, कमियां हैं, मैं मान प्रश्न लिया पूछा है, जवाब नहीं। पता कुछ है नहीं उसमें कमियां वो भी बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर बताई थी। आवाज नहीं आ रही आज मेरे उसका को। खामियाजा देश 28% से अब 18% पर कैसे आए, जरा सा ये समझा दीजिए मंच। 28% का स्लैब दिया था ना आपने जीएसटी में, कैसे आएगा 18%? ये 3 कचिया एक कानून होता था, रुकिएगा मनीष भाई जवाब दे रहा हूं। मेरे को आवाज एक 3 कचिया कानून होता था जिसके खिलाफ गांधी जी चंपारण से आंदोलन शुरू किए थे। हर 3 कट्ठे में 1 कट्ठा नील की खेती की जानी चाहिए थी, यह आदेश था। उसके खिलाफ देश के किसान खड़े हुए। ये सरकार भी 3 कचिया कानून लाना चाहती थी, ये तीसरा हिस्सा सरकार को दो। क्या मतलब है? हर जगह जब टैक्स हम दे ही रहे हैं, फिर तीसरा हिस्सा आपको क्यों दे? 28% का मतलब क्या हुआ? तो फिर मिलकर के सारी पार्टियां बैठ के बात कीजिए ना। वो तो हर जगह टैक्स अभी भी देना पड़ता है, वो तो हर जगह टैक्स अभी भी देना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि अभी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, वापस इस पे आते हैं प्रकाश जी। अब देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं, लोकसभा फिर राज्यसभा बिल कैसे पास करवाएंगे? देखिए मामला डाइवर्ट करने वाली बात है। इन जो भी आपके पैनलिस्ट आए हैं कांग्रेस से, ना इन्होंने पूरे रिकमेंडेशंस को पढ़ा है, ना पूरी चीजों को जाना है, ना समझा है। बिल पास करना, बिल पार्लियामेंट में पास करता है, हम बात चुनाव की कर रहे हैं एक। और नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि देयर इज अ लेट डाउन प्रोसेस जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से अपर हाउस लोअर हाउस का दोनों का अपना अपना कंसर्न होता है, कंसेंट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में एकाधिकार तरीके से चुनाव कैसे हो, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसमें ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। इनकी समस्या पिछले 10 साल से ये हो रही है कि जितने भी आपने खुद एग्जांपल दिए और आपने डेटा के साथ किए, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह की आप एंकरिंग कर रहे हैं और आप जो डेटा रख रहे हैं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता है, इनको आपसे सीखना चाहिए और उसमें मुद्दों पे बात करना चाहिए। इनकी दिक्कत यह है कि ये मुद्दों पे बात करते नहीं है, मुद्दों को लटकाने की भटकाने की बात करते हैं। ये कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी टैक्स की बात करेंगे। अरे डेटा देखिए कि टैक्स क्या आ रहा है, क्या कलेक्शन हो रहा है, देश को क्या फायदा हो रहा है, डेवलपमेंट पेस पे कहां पहुंच गया है, वर्ल्ड रैंकिंग में कहां पहुंच गया है, कितना फॉरेन रिजर्व था कहां हो गया है। आज अगर इलेक्शन घर से बाहर निकलते हो होता है, इनको 20% खाद्य तेलों का दाम बढ़ा है, लेकिन इनकी दिक्कत क्या है, मानसिकता क्या है
कि ये एक परिवार के गुलाम हैं। परिवार की गुलामी करने के लिए जिन्होंने 4 चुनाव 52 के करवाए, उसके व्यवस्था को अपने क्वेश्चन पे डाल दिया। प्रकाश जी, मैं इसमें यही कह रहा हूं कि इतनी सारी समस्याएं, सर ठीक है, जीएसटी लागू हुआ, बिल्कुल सही है कि लागू हुआ, ऐसे थोड़े वो करते हो। प्रभात जी ये कह रहे हैं सीखने की जरूरत है, समझने की। हाँ भैया, मैं रोज सीखता हूँ। प्रभात जी, आपके और संघ परिवार के तरह नहीं है कि हर किसी को सीखने की यात्रा निकालेंगे। हमें तो मत सिखाओ आप। प्रभात भाई, आपसे मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे हर किसी को हर किसी से सीखने की जरूरत होती है, हर किसी से। मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपके लोगों से सीख रहा। अरे मैं आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, प्रकाश जी से भी सीख रहा हूं, मनीष जी से भी सीख रहा हूं। लेकिन प्रकाश जी देखिए, दिक्कतें ये हैं कि अभी तो आपको बसपा का समर्थन मिला है। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि होना चाहिए और इसके साथ मैं हूं। एक समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि हां यह होना चाहिए, लेकिन आपका जो अलायंस है, सभी क्या इसके समर्थन में है या नहीं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए आलोक जी, देखने वाली बात है कि सरकार जनता चुनती है, पार्टियों को वोट जनता देती है। हाँ। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कब कौन बनेगी, कोई कब ज्यादा होगा। आज यूपी में समाजवादी अच्छी स्थिति में जीत के आई है, लोकसभा में, विधानसभा में उनका प्रदर्शन खराब रहा है, पहले खराब रहा है। तो चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जो जनता के बीच जाएंगी, जो परफॉर्म करेंगी, जनता उस पर अपना विश्वास देंगी और उस पर काम करेंगी। हाँ। पहली बात, समस्याएं हमेशा रही हैं। हम बात करें समाधान की, समस्या हमारे पास कब नहीं है। इसके पहले टैक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, वैट से लेके, सेल टैक्स से लेके, एक्साइज से लेके, एक आम आदमी व्यापारी पिस जाता था। आज इसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इनके लोग बैठते हैं, वहां डेटा शेयर होता है, चीजें ऑनलाइन है, चोरी बंद है, फेसलेस इनकम टैक्स आज रीड हो रहा है, लोगों को पता नहीं है, सिस्टम काम कर रहा है, देश को उसका रेवेन्यू मिल रहा है और वह रेवेन्यू देश के कल्याण में लग रहा है। तो जीएसटी की बैठ के यहाँ बुराई कर रहे हैं, इनके सीएम वहां पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ही अपने प्रपोजल दे रहे हैं कि साहब इसमें आप 12% से इसको 18% करिए और इसको 18% से आप 5% करिए। तो व्यवस्था क्या है कि हम उसको चर्चाएं करके सुधार सकते हैं, कम से कम चर्चा तो करें। इनकी दिक्कत है कि आउटराइट रिजेक्ट करना, जो एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के कमिटी में चेयरमैनशिप में हुआ है, जिसमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इनका इसका विरोध करना दर्शाता है कि ये जनता के विरोधी है, ये ऑटोक्रेटिक है और अपने परिवारवादी सोच के साथ में देश को चलाना चाहते हैं, जिसको जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। माननीय राहुल गांधी को लॉन्च करने की इतनी कोशिश हो गई, हर बार इनकी लॉन्चिंग फेल हो गई, हर बार इनका रॉकेट पुष्ट हो गया। तो इनको लगता है कि देश में कुछ नहीं होगा, एक डर है, बेइज्जत करते हैं। प्रकाश जी एक डर है, निशा जी को भी आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी से हैं, उनका एक डर है कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो जो केंद्र में सरकार है उसी की सरकार स्टेट में भी आ जाती है। नहीं, कैसे हो सकता है? आपने तमाम एग्जाम्पल देखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं। अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, पहले तमाम ऐसे इलेक्शंस हुए हैं कि जहां पे राज्य का और केंद्र का चुनाव हुआ है, राज्य में दूसरे दल की सरकार बनी है, केंद्र में दूसरी बनी है, मतलब विधानसभा में अलग बनी है, मतलब आप वो इसलिए अलग बनी है। तमाम एग्जाम्पल है। अरे आप एग्जाम्पल की स्टडी तो करें, आप ग्राम पंचायत चुनाव को देख लें, ग्राम पंचायत चुनाव को देख। पूजा जी, लेकिन एक चीज है, अगर इसमें थोड़ा सा डेटा अगर आप, पूजा जी एक चीज है, पूजा जी नहीं, पूजा जी लेकिन इसमें एक चीज है, 2024 के अभी हालिया अगर हम परिणाम देखें, यूपी में तो आप लोगों ने शानदार किया, सत्ता आपकी आ जाती यूपी में अगर विधानसभा के चुनाव साथ हुए होते तो। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो रीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये फैक्ट है। अगर आप इस पे नहीं एग्री करना चाहते मत एग्री करिए। मैंने पहले बोला, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीजों का एक वक्त होता है। अभी ये समय नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए। बार बार डंडे की चोट पे कही जा रही कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आपको पता है कि 10% लोगों के पास में 60% देश की संपत्ति नहीं है। आप 5% लोगों के पास में देश की 100% जो है संपत्ति नहीं कर दीजिए और देश वर्ल्ड की फर्स्ट बन जाए अर्थव्यवस्था, उसमें क्या ही जो है फायदा होने वाला है आम जनता का। आम जनता के क्या फायदा हो वो जरूरी है। अभी जीएसटी की बात कर रही थी, मुझे जब जीएसटी की बात चलती तो इसलिए हंसी आती है क्योंकि जीएसटी है क्या ये समझ ही नहीं आया लोगों को, आज तक नहीं समझ में आया। आप सवाल पूछते हैं कि जीएसटी के लेकिन कलेक्शन तो बहुत हो रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन आप देखें, व्यापारी वर्ग, एक बड़ा व्यापारी वर्ग इससे संतुष्ट है। छोटी सी पहले व्यापारी वर्ग मुझे पता है। हाँ, एक बड़ा व्यापारी वर्ग, मैं छोटे या बड़े की नहीं, एक बड़ा व्यापारी वर्ग
अब मैं समझ गई आपका कहने का मतलब क्वांटिटी और टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। मैं यही कह रही हूँ कि जीएसटी लोगों को नहीं समझ में आ रही है, और ये जीएसटी का जो आप कह रहे हैं बड़ा व्यापारी का, क्योंकि हम खुद हैंडल कर ही नहीं सकते हैं, वो समझ में आती ही नहीं है, और दूसरों किसी से हैंडल कराते हैं। दूसरी बात कहते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं, अभी जो है भाजपा को जवाब देना पड़ता है, जो भी केंद्र में सरकार होती है उसको बार बार जवाब देना पड़ता है, जवाब देने के जाती है। अभिषेक जी, अगर इनको वन नेशन वन इलेक्शन कराने से तो जंपर सेट करते चले जाते। अभी बाई इलेक्शन अनाउंस नहीं किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में, कर दिए होते। अभी स्टेट के इलेक्शन करा रहे थे, फिर दिल्ली तक इलेक्शन ठीक है। निशा जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। क्या हम माने कि इस बार सरकार ये बिल पास करवा लेगी? निशा जी, मुझे लगता है अभिषेक जी, सरकार इस बिल को जब लेकर के आएगी तो सबकी तरफ से समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से अड़ा हुआ है तो इतनी उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है। पर इस पे ज़रूर मुझे लगता है कि सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही जीवन में प्रकृति के भी नियम यही है कि सुधारवाद और विकासवाद की थ्योरी पे चलना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों में फिर सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो सुधार होता रहेगा, लेकिन ये विकास के लिए ज़रूरी है, तो इस बिल को ज़रूर लाना चाहिए। मेरा तो यही कमेंट है। ठीक है प्रभात जी। हाँ प्रभात जी, क्लोजिंग कमेंट। अभी हमारे प्रकाश भाई बता रहे थे कि सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले एसबीआई से चुनावी चंदे को लेकर के डाटा सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा। एसबीआई ने क्या मांगा पता है? 4 महीने लगेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो 4 दिन में सबमिट कर दिया। आप समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जीएसटी की जब ये बात कर रहे हैं, हर सिस्टम में ये जिस ढंग से सिस्टम को चलाना चाहते हैं, निशा जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। विपक्ष कोई दूसरे देश का नहीं। आप बार बार कहती हो कि देशद्रोही, देश प्रेम, अरे हम सवाल खड़े करेंगे। मैंने देशद्रोही नहीं कहा, मैंने देशद्रोही नहीं कहा, नहीं देशद्रोही नहीं कहा, मैंने कहा कि देश का विकास। मैंने देशद्रोही शब्द यूज नहीं किया, नहीं मैं ऐसा शब्द, देखिए आप राजनीति। अरे एक मिनट, एक सेकंड, बस एक सेकंड। नहीं, आप शब्दों को मत बदलिए ना भाई, शब्दों को मत बदलिए। आप तेलों का दाम बढ़ाया गया 2 दिन पहले, खाद्य तेलों का दाम बढ़ाया गया। आप गृहिणी है, आप हमारी मातृशक्ति है, आपको तो आगे बढ़ के पूछना चाहिए था इनसे कि ये कौन सा तरीका है। और जो मित्रों की बात जब बोली जाती है, इसीलिए बोली जाती है कि बड़े जो इनके व्यापारी मित्र हैं उनके लिए जीएसटी तो बहुत फायदेमंद है। 14 लाख करोड़ का मनीष जी, एमएसएमई को ध्वस्त कर दिया। निशा जी के जो शब्द हैं, कम से कम उनके शब्द उन्हीं के रहने दीजिए, अपने शब्द उसमें ना डालें। ठीक है मनीष जी, अब क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे और समझना ये चाहेंगे कि जब एक देश में एक विधान हो सकता है, एक संविधान हो सकता है, एक तिरंगा हमारा हो सकता है, तो एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? और जो लोग ये कहते हैं हो ही नहीं सकता है, उन्हें कम से कम 52, 57, 62, 67 इन 4 चुनाव को देख लेना चाहिए। अभिषेक भाई, आपको बता दूं 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण का भी काम होना है। 2029 के चुनाव में नई एक्सटेंडेड लोकसभा आएगी, जिसमें लगभग 800 से 800 सीटें होंगी। बिल्कुल। दरअसल जो अभी समाजवादी पार्टी की नेता कह रही थी, उनका कंसर्न यही है कि छोटी पार्टी है, अगर गए जनता फिर से महबूब बनाएंगे, 5 साल तक इनके पास काम नहीं रहेगा। दरअसल जिन लोगों के यहाँ फुल टाइम राजनीति हो रही है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और देश के विकास में एकजुट होना पड़ेगा। शायद इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का डर ज्यादा है। मुझे लगता है कि समर्थन करना ही चाहिए। और जैसे ही ये लागू हो गया तो आप समझिए 4 साल सिर्फ विकास पर बात हो गई, वरना आप जानते हैं विषय भाई, टेलीविजन पर 365 दिन में से 250 दिन लगभग चुनाव आप राजनीतिक विषय हटाइए, आप भाजपा का प्रवक्ता दिखा लीजिए, बहुत आवश्यकता है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं की नौकरी जरूर ले लेंगे। जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपके पूरा टारगेट है कि भाजपा के प्रवक्ताओं की नौकरी आप ले लें और आपके पीछे लग जाए मनीष गुप्ता भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी एक सेकंड, प्रभात जी एक सेकंड। पूजा जी, घर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें कभी कभार होता है कि नमक कम रह गया, कभी होता है कि हल्दी कम रह गई, तो अगली बार उसको दुरुस्त करके हल्दी प्रॉपर डालते हैं, हींग प्रॉपर डालते हैं और नमक प्रॉपर डालते हैं। वही है, ये हमारा घर है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, प्रयास करने में क्या दिक्कत है?
प्रयास करने में क्या दिक्कत है? प्रयास हम लोग खाने दाम इतना बढ़ गया हुआ है, किचन आप जाइए चक्कर आ जाएगा आपको किचन के अंदर में सामान खरीदने नहीं, कभी कभार किचन में काम कर लेता हूं, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। चलिए, बहरहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।